हेलो दोस्तों। ये आपका पेपर वन का कंप्लीट मैराथन वीडियो है। तो आप इसे एंड तक देखना। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। और मैं बता दूं, यदि आप इसे एग्ज़ाम के पहले देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से बार 2 बार देख लेना, क्योंकि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और ये जो आपको बनाया गया वीडियो वो आपका रांची यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी कॉलेजेस हैं सारे के लिए है। मरवारी कॉलेज हो चाहे कोई अन्य कॉलेज, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है और सारा कुछ यहाँ पे सिलेबस वाइज ही मैंने अपना वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि सेम वन में आपका जो एमए हिस्ट्री है, तो पीजी सेमेस्टर वन में आपका 4 पेपर होगा। फाउंडेशन कोर्स का एक होगा, 3 कोर कोर्स का होगा। फाउंडेशन कोर्स में 5 यूनिट है, सारे में 5-5 यूनिट है। तो आज मैंने फाउंडेशन कोर्स का पेपर वन का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया जिसमें 5 यूनिट आपका कवर है, ठीक है। वीडियो को आप लोग यदि एंड तक देखते हो तो आप लोग को मानना होगा कि यार इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और हाँ, वीडियो एंड तक देखने के बाद यदि आपको वीडियो अगर पसंद आएगी ना तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसके बाद मैं न्यू पेपर मतलब कि पेपर 2 का वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी मैराथन वीडियो रहेगा। और एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो को देख के चले जाना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जो है ना एंड सेमेस्टर में 70 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और मिड सेम में 20 मार्क्स का मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन आती है। जितने आते हैं फुल आउट ऑफ फुल आप उठा सकते हो यदि यहाँ से आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाते हो। और मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम से कुछ समय पहले मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाऊँगा, ठीक है? और वो क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट होगा, तो आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को पूरी तरह से रट लेनी है, क्वेश्चन को आंसर को रट लेनी है और एग्ज़ाम में जाके सही से एग्ज़ाम दे के आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और यहीं से आपको सही प्रश्न के उत्तर मिल जाएँगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। चलिए, ये आपकी सिलेबस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने। और हाँ, यदि आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करना 7371975393 पे। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, यहाँ से आपको नोट्स या पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 1 का, क्योंकि थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ सही से ध्यान से बैठ के सुनना सारी चीज़ों को, ठीक है? सर, और मैं बता दूँ आप लोग को, लैंग्वेज दोनों है आपका, हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो दोनों में है आपका, तो परेशान ना हो। जिसको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में आप लोग कंटेंट को कवर करेंगे, जिसको हिंदी पसंद है वो हिंदी पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यूनिट 1 में पूछा आता है कि इतिहास क्या होता है? तो इतिहास एक विशेष समय अवधि की घटनाओं, व्यक्तियों, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और समाज की प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। इसमें हम समय के साथ बदलते मानव समाज की रूपरेखा को समझते हैं और उसकी विकास प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। एक्चुअली मैं बता दूँ कि मैंने इसको खुद अपने लैंग्वेज में से लिखा है ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो आप इसे खुद क्यों पढ़िए, क्योंकि लंबा ज़्यादा हो जाएगा, मैं खुद से पढ़ूँगा, समझाऊँगा तो मैं कुछ कोर पॉइंट केवल इसमें बता दूँगा डिस्क्राइब करके, जहाँ पे आप लोग को इश्यू होती होंगी, ठीक है? और फिर आप लोग इसको क्या करना, खुद से पढ़ना। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। तो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, सबसे पहले अगर हम इसके ओरिजिन को देखें कहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ है, तो इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति माना जाता है वो लैटिन या फिर ग्रीक शब्दों से माना जाता है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिस्ट्री इज बिलीव्ड टू द फॉर्म इन द लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स व्हिच मीन्स टू नो, जिसका मतलब होता है जानना। लेकिन भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग इतिहास को 3 शब्दों में तोड़ा गया है, इति, हा और श। और इन शब्दों को जोड़ने के बाद जो अर्थ निकलता है, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ, ऑफ कोर्स इट हैपेंड। और इन दिस वे, अगर इस प्रकार से हम अगर देखें तो इस प्रकार इतिहास किसी जाति, समुदाय अथवा समाज के समग्र जीवन के बीते हुए समय की कहानी है, परंतु यह कल्पना के आधार पर नहीं अपितु तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। And on the basis of the above explanation, it can be said that the accounts which can certify with confidence come in history. So this is the meaning and the definition of the history. And next, subject and matter and a scope. So what is the subject and matter? इसके विषय वस्तु क्या है? तो इतिहास की विषय वस्तु या शोध उससे विभिन्न कालों और स्थानों पर विचार करने के लिए विशेष विषयों पर केंद्रित होती है। अगर एग्जाम्पल ले तो इसके राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, समाजशास्त्रीय इतिहास। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करूँ तो इसमें राजनीतिक घटनाएँ, राजनीतिक तंत्र और राजनीतिक व्यक्तियों का अध्ययन होता है। यह शाखा राजनीतिक प्रणालियों के विकास, सरकारों के परिवर्तन और समाज में राजनीतिक परिवर्तनों की गहरी समझ करती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इतिहास की विषय वस्तु इन शाखाओं के तहत
विभाजित होती हैं और विशेष रूप से उन घटनाओं का अध्ययन करती हैं जो इन क्षेत्रों में घटित होती हैं। And if I talk about the scope, and the different scholars have assessed the limit of the field of a history in their own way. अलग अलग जो इतिहासकार है वो अपने अपने तरीके से इसका स्कोप के बारे में बताए हैं। वहीं अगर हम इसके लिवी के अकॉर्डिंग अगर देखें, जॉन लिवी के अनुसार तो इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है, मतलब कि चेंजिंग होते रहता है इसमें कंटिन्यूसली। ठीक है, तो निरंतर ये क्या है, परिवर्तनशील है और यह सामाजिक आवश्यकता अनुसार विकसित होता रहता है। लिवी का यह कथन अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यही कारण है कि इतिहास चिंतन का उद्गम ज्ञान की प्राप्ति या अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हुआ था। वही महाकाव्य युग में हेरोडोटस की दृष्टि में सामाजिक आवश्यकता की कहानी था। So what I said it keeps developing according to social needs. This statement of Livy seems to be very meaningful, and this is the reason why historical thinking originated for the attainment of the knowledge or to satisfy one's curiosity. Whereas in the epic era, it was the story of the social necessity in the eyes of Herodotus. And after studying the classification of the history and expanding the scope of the subject matter, the following types of field of history emerge. लाक राजनीतिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास इत्यादि। And in this way, if we assess the field of history, keeping in view the different types of history, then it becomes clear to us that the field of history is developing day by day. एंड इस प्रकार से इतिहास के विभिन्न प्रकारों को दृष्टिगत रखते हुए इतिहास के क्षेत्र का आकलन करें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है। एंड दिस इज द स्कोप ऑफ द हिस्ट्री। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रोल ऑफ द इंडिविजुअल, इतिहास में अगर व्यक्तियों की भूमिका को देखें तो इतिहास में व्यक्तियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने समय के साथ जुड़े होते हैं। अपने समय इन द सेंस कि उनका खुद का एक अपना हिस्ट्री होता है और उनके कृतियों का निर्णय समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्तियों की भूमिका इतिहास को जीवंत और संबंधपूर्ण बनाते हैं और इससे हम अपने समाज की गतिविधियों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं इतिहास में व्यक्तियों की हैं, जैसे कि राजनेता और शासकों का। फॉर एग्जाम्पल, राजा, सम्राट, नेता और शासकों की भूमिका इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में हुए निर्णय और कृत्यों के माध्यम से वे समाज को आगे बढ़ाने वाले कर्मशः विकसित हुए हैं। वहीं यदि हम वैज्ञानिक और दार्शनिकों की बात करें तो वैज्ञानिक और दार्शनिक व्यक्तियों का योगदान भी इतिहास में अहम है। उनके विचारों ने विज्ञान, तात्विकता और मानव जीवन के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। So we have the different things like योद्धा, सेनानायक, सांस्कृतिक प्रवर्तक, समाजसेवी और आध्यात्मिक नेता। इतिहास में व्यक्तियों की भूमिका का अध्ययन हमें समझाता है कि कैसे वे अपने समय के साथ जुड़े होकर समाज, राजनीति और सांस्कृतिक विकास में योगदान करते हैं। तो यदि कोई पूछे आपसे कि इतिहास में व्यक्तियों की भूमिका क्या है, तो आप यहाँ में से 4 पॉइंट भी अगर दे दोगे तो आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश में रोल ऑफ इंडिविजुअल। सो द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन हिस्ट्री हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट among historians and scholars, and the existence to which individuals shape historical events and development versus the influence of broader social, economic, and political forces is a central question in historical studies. And here are some perspectives on the role of individual history in history, like great man theory, historical determinism, innovators, and catalyst collective action. Many historic events result from a combination of the individual action, social condition, and larger structural influence. And understanding history often involves analyzing this intricate relationship between individuals and the context in which they lived. So this is the role of the individual of history in the history. And next, role of society in historical development. समाज की क्या भूमिका है ऐतिहासिक विकास में? तो यदि हम समाज की बात करें, हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण कारक है ये समाज। और इतिहास में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि समाज कैसे प्रभावित हुआ, कैसे विकसित हुआ और किस प्रकार समाज ने ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया।
निम्नलिखित कुछ आधारभूत दृष्टिकोण समाज की भूमिका को समझाते हैं, जैसे कि रूपरेखा और संरचना, सामाजिक संघर्ष, धरोहर, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक चरित्र और समृद्धि, और राजनीतिक संरचना और व्यवस्था। समाज की रूपरेखा और संरचना बताती है कि व्यक्तियों कैसे समूह बनाते हैं, सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है, और लोग कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। समाज की रूपरेखा और संरचना में होने वाले परिवर्तन ऐतिहासिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो समाज की भूमिका का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम इतिहास को एक पूर्णता के साथ समझ सकें और उससे सीख सकें कि कैसे समाज ने अपनी दिशा बदली और कैसे यह ऐतिहासिक घटना को प्रभावित किया। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं पूरा डिटेल से आप लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट आप लोग को डिस्क्राइब करके बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो और आप अच्छी तरीके से क्लियर बाय क्लियर लिख सको। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। और क्वेश्चन आप लोग का, चाहे वो आपका मिड का हो, चाहे इंड सेम का हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का हो, चाहे थ्योरी ही क्यों ना हो, हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को लाया जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले जो आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, वो एकदम सेम एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और यदि इसका आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आपको क्या करनी है, एक नंबर मैं बता रहा हूँ, 7371975393। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, यहाँ पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रोल ऑफ सोसाइटी इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये आपका इंग्लिश में है। तो हमारा यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। And this is your responsibility to increase my so चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 हमारा पूछता है कि हिस्ट्री एंड इट्स रिलेशन विद सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के साथ इतिहास का क्या संबंध है, अभी हम वो बात करने वाले हैं। तो इतिहास और समाजशास्त्र दो अलग-अलग क्षेत्र हैं, लेकिन ये दोनों ही मानव समाज के विकास और बदलाव को समझने में मदद करते हैं। ये दोनों विषय एक दूसरे के साथ संबंधित हो सकते हैं और आपस में प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो इतिहास हम किसे कहते हैं? इतिहास इतिहास में हम मानव समाज की गतिविधियों, घटनाओं और व्यक्तियों की पूर्व कथा को ही तो अध्ययन करते हैं ना। इतिहास के माध्यम से हम दर्शाते हैं कि कैसे समाज, संस्कृति, राजनीति, आर्थिक प्रणाली और तकनीकी विकास में बदलाव हुआ। वहीं यदि समाजशास्त्र में अगर देखें, तो समाजशास्त्र में हम समाज के रूप, उसकी संरचना, संबंध और संगठन का अध्ययन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाज में रहने वाले लोगों के बिहेवियर, मतलब उसका चरित्र, सामाजिक संबंध और संस्कृति को समझना। आधुनिक समाज की समस्याओं, परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को विश्लेषण करता है और लोगों के बीच उत्थान और पतन के कारणों को समझाने में मदद करता है। इस प्रकार से यदि दोनों के बीच का रिलेशन को देखें, तो इतिहास और समाजशास्त्र में एक सामंजस्य है, क्योंकि इतिहास समाज की पूर्व कथा होती है, जिसे समाजशास्त्र अध्ययन करता है। इतिहास की घटना समाज के रूप, उनकी संरचना और सामाजिक परिणामों को समझने में सहायता हो सकती है या सहायक हो सकती है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव को विश्लेषण करता है और उनका आधार प्रदान करता है कि ऐसे प्रभाव में से समाज कैसे बदलता है और विकसित कैसे होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो इतिहास और समाजशास्त्र मिलकर हमें मानव समाज के विकास, समस्या और समाधान की समझ प्रदान करते हैं और हमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में समाज और इतिहास के बीच संबंधों को समझने में मदद करते हैं। So this is the history and its relation with sociology. And next is history and its relation with political science. अब देखेंगे राजनीति विज्ञान के साथ हमारे इतिहास का क्या संबंध है। तो इतिहास और राजनीति विज्ञान दो अलग-अलग क्षेत्र तो बिल्कुल हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध अगर देखा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राजनीति विज्ञान इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करके समाज और राजनीतिक प्रणालियों को समझने में मदद करता है। दोनों का अगर रिलेशन को देखें, तो राजनीति विज्ञान का इतिहास अगर देखें, तो राजनीति विज्ञान में इतिहास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बताता है कि राजनीति के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हुआ और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा कैसे विकसित हुई। राजनीति विज्ञान में इतिहास का अध्ययन करने से हम राजनीतिक सिद्धांतों, उनके संगठनों और सरकारी प्रणालियों के विकास को समझ सकते हैं और यह बताता है कि राजनीति में कैसे परिवर्तन हुआ और क्यों हुआ।
तो ये दोनों हमारे क्या हैं, इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सेम इंग्लिश में दिया गया है कि हिस्ट्री एंड इट्स रिलेशन विद द पॉलिटिकल साइंस। So history and political science are two distinct but closely related fields of study. They share a symbiotic relationship as each contributes to the understanding of the other. And here look at their connection of the history and political science, like causation and context, understanding of political institution, impact of political events, and policy analysis. In summary, the relation between the history and political science is synergy and synergetic, and history provide the rich tapestry within which political scientists analyze political structure, behavior, and developments. Meanwhile, political science offer analytical tools and frameworks that help historians make sense of political dimensions of historical events. So next is what, history and its relation with economics. अब इतिहास का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है हम वो जानेंगे। तो इतिहास और अर्थशास्त्र दो अलग-अलग क्षेत्र हैं, लेकिन इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास अर्थशास्त्र की समझ में मदद कर सकता है और अर्थशास्त्र भी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम समझने में सहायक हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो इतिहास में हमें पुराने घटनाओं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रणालियों और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। वहीं अर्थशास्त्र में अगर देखें तो धन, आर्थिक प्रणालियाँ, वित्तीय नीतियाँ और आर्थिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें सामाजिक और आर्थिक संरचनाएँ, व्यापार निर्माण और आर्थिक प्रणालियों की विविधता का विश्लेषण होता है, जो समाज के आर्थिक विकास को समझने में मदद करता है। इस प्रकार से अगर दोनों के बीच के अगर संबंध को देखें, तो आर्थिक इतिहास एक ऐसा क्षेत्र है जो इतिहास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। विशेषकर आर्थिक प्रणालियों, व्यापार और आर्थिक संबंधों की प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज के विकास को समझता है। आर्थिक इतिहास द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि कैसे आर्थिक परिवर्तन और नीतियों के प्रभाव से समाज में बदलाव हुआ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इतिहास और अर्थशास्त्र एक दूसरे को संपूर्ण हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। ये एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समाज के विकास, आर्थिक बदलाव और नीतियों के प्रक्रिया को समझने में ये मदद करते हैं और इन दोनों के क्षेत्रों का संबंध महत्वपूर्ण है, ताकि हम समाज और आर्थिक प्रणालियों के रूप में विकास और प्रभाव को समझ सकें। So history and economics are two interconnected disciplines that mutually inform and enrich each other. And the relationship between the history and economics is profound, as historical events and economic developments and are intricately linked. And here are some exploration of their connection, like long-term economic trends, impact of economic policies, economic history as a field, and understanding economic system. These are the factors. And next, हिस्ट्री एंड इट्स रिलेशन विद ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। अब जानेंगे इतिहास का भूगोल और मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान तीनों अलग-अलग क्षेत्र हैं, लेकिन इन तीनों के बीच गहरे संबंधों को हो सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में से प्रत्येक एक क्षेत्र मानव समाज और मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। जैसे यदि हम इतिहास और भूगोल की बात करें, तो इतिहास और भूगोल का संबंध उनके साझेदार धाराओं में हो सकता है। इतिहास बताता है कि विभिन्न समय में अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों के स्थानीय सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास कैसे बदले। भूगोल इसका समर्थन करता है और भूगोल बताता है कि भौगोलिक स्थान, उसकी जलवायु और संसाधनों कैसे मानव समुदायों को प्रभावित करते हैं और उनके कैसे प्रभावित किया जा सकता है। वहीं यदि इतिहास और मनोविज्ञान के रिलेशन के बीच के देखें, तो इतिहास और मनोविज्ञान का भी संबंध हो सकता है, क्योंकि इतिहास मानव समझ और व्यक्तिगत अनुभवों की रूपरेखा प्रदान करता है। ऐतिहासिक घटनाओं और समाज के बदलते संरचनाओं मनोवैज्ञानिकों को मानव विचारशीलता, सामाजिक विज्ञान और व्यक्तिगत विकास की समझ में मदद कर सकती है। अब आते हैं, अगर यदि इसके हम संबंधों को देखें, तो भूगोल और मनोविज्ञान के बीच अगर संबंध को देखें, तो भूगोल और मनोविज्ञान एक दूसरे को समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। भूगोल बताता है कि स्थान, जलवायु और सामाजिक संरचना कैसे मनोवैज्ञानिक विचारशीलता और व्यक्तिगत अनुभवों को प्रभावित कर सकती है। वहीं यदि हम मनोविज्ञान और इतिहास की शाखाओं को देखें, तो मनोविज्ञान ऐतिहासिक घटनाओं के व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभावों की विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है।
यह बताता है कि व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं और सामाजिक प्रणालियों में कैसे परिवर्तन हो सकता है और इसका कैसा सीधा प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार से इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान एक साथ मिलकर समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और एक अधिक संपूर्ण तस्वीर प्रदान करते हैं जो मानव समाज की गहराइयों तक पहुंचती है। तो ये हमारा इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान के बीच के संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट ये आपका इंग्लिश में है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी आर डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी, but they share connection that contribute to a comprehensive understanding of human societies and individuals. And by considering the intersection of history, geography, and psychology, scholars can develop a more nuanced understanding of complex and multifaceted nature of human experience, and both at the individual and societal levels. And these interdisciplinary connections contribute to a richer explanation of the past, present, and the future. So this is the relation between history and the geography and psychology. तो ये आपका यूनिट 2 भी यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट होता है। चलो अब यूनिट 3 के ऊपर जाते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आपके नंबर दी गई है 7371975393। आप इसे मुझे व्हाट्सएप करना, इसके नोट्स या पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर तो करना ही करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भली-भाँति एक-एक टॉपिक को कवर किया गया है और इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि यदि ये वीडियो को आप एग्ज़ाम के पहले देख के चले जाओ, तो 100 मार्क्स की होती है एग्ज़ाम, उसमें में आपका तो 10 मार्क्स तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बचा आपका 90 मार्क्स क्योंकि एंड और फाइनल सेमेस्टर मिला करके, उस 90 में आप 85 स्कोर कर लोगे। क्योंकि मैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एक और वीडियो लाने वाला रहूँगा और उसमें जो वीडियो मैं लाऊँगा, उसमें बताऊँगा टिप्स, ट्रिक्स और क्वेश्चन बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कल के दिन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, आपका रांची यूनिवर्सिटी ये से जुड़ा हुआ है प्लेटफ़ॉर्म, पूरी तरीके से। तो रांची यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी आपका कॉलेजेस हैं, चाहे मरवारी कॉलेज, चाहे अन्य कॉलेज, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर करके साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो आगे यूनिट 3 के ऊपर जाते हैं। यूनिट 3 में आपसे पूछा जाता है प्रायोडाइजेशन इन हिस्ट्री, काल विभाजन। प्रायोडाइजेशन मतलब क्या होता है? काल विभाजन। काल मतलब बाँटना, समय को बाँटना। तो काल विभाजन एक ऐसा अवधारणा है इतिहास में जो इतिहास को समय के अनुसार विभाजित करती है, ताकि विभिन्न कालों में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जा सके और यह एक विशेष काल में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। काल विभाजन का अर्थ है इतिहास को समय के खंडों में विभाजित करना और इसे विशेष अवधियों में विश्लेषित करना। अगर इनके कुछ नेचर को देखें एग्जाम्पल के तौर पे तो इसमें कुछ प्रमुख काल विभाजन है जैसे कि प्राचीन एवं प्रागैतिहासिक काल, एंशिएंट एरा जिसको बोलते हैं। इस काल में मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक समय का अध्ययन होता है जिसमें पुराने समय की सभी संस्कृतियां, सभी सम्राटों, राजा महाराजाओं के चरित्रों और प्रागैतिहासिक सभी घटनाएं शामिल होती हैं। वहीं यदि मेडिवल एरा के देखा जाए मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत का मध्यकालीन समय की देखा जाए क्योंकि हम यहाँ पे काल विभाजन कर रहे हैं, तो इस काल में भारतीय इतिहास का अध्ययन मुख्य रूप से 6वीं से लेकर के 18वीं सदी तक के समय को कवर करता है। इस समय में भारत में विभिन्न साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। यदि हम आधुनिक काल को देखें तो इससे में मुख्य रूप से 18वीं सदी के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन से लेकर के अभी तक के मतलब मॉडर्न एरा जब हमारा भारत आजाद हो जाता है 1947 तब तक के समय तक का समय शामिल होता है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संविधान के निर्माण और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करने को मिलता है। तो ये होता है हमारा काल विभाजन। नेक्स्ट इसमें और बताया गया है समकालीन काल, कंटेम्परेरी एरा। तो ये सारे हमारे काल विभाजन हैं। फिर है आपका इपोक, इतिहास में साल। इतिहास के विभाजन के आधार पर अगर देखा जाए तो इतिहास को विभिन्न विषयों और थीम्स के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जैसे आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास इत्यादि। तो काल विभाजन का उद्दीपन, उद्दीपन मतलब होता है काल विभाजन का उद्दीपन मतलब उद्दीपन का मतलब होता है काल विभाजन का उत्पत्ति एक संरचित रूप से इतिहास के अध्ययन विधि होता है जो विभिन्न समय की घटनाओं के परिणाम और प्रभाव को समझने में मदद करता है।
इसके माध्यम से ऐतिहासिक घटना को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अध्ययन करके हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इसे हम काल विभाजन कहते हैं इतिहास में। तो ये आपका इंग्लिश में है। नेक्स्ट आपका नोशन ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। इतिहास में समय की धारणा क्या है? तो इतिहास में कि समय की धारणा एक महत्वपूर्ण और विशेषांकित विचार है जो ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को समर्थन और संरचना प्रदान करने में मदद करती है। समय की धारणा से यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न घटनाएं और परिवर्तन किस क्रम में हुए और उनका एक संदर्भ किस समय से था। इसे विभिन्न तरीकों में मापा और परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, नोटेशन इन द टाइम इन हिस्ट्री का मतलब होता है समय को बाँटना, कि किस समय में कौन-सा इवेंट हुआ था, किस तारीख को, किस डेट को, किस महीने में, किस वर्ष में हुआ था, उसी को बोलते हैं हम लोग नोशन ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। इतिहास में समय की धारणा, एग्ज़ाम्पल में कैलेंडर तारीख, युगों और काल कक्षा, विशेष घटनाओं का समय, सांस्कृतिक अवधि इत्यादि। समय की धारणा का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं को विश्लेषण करने और समझने में सहायक होता है। साथ ही यह एक समर्थन और अनुसंधान का माध्यम भी प्रदान करता है जो विभिन्न समय सीमाओं में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान कर सकता है। ये आपका इंग्लिश है। नेक्स्ट आपका है हिस्ट्रिसिज्म इन हिस्ट्री। ये हिस्ट्रिसिज्म क्या होता है इतिहास में? तो हिस्ट्रिसिज्म का अर्थ है हिस्ट्री और सिज्म मतलब इसको दो पार्ट में अगर जोड़े तो हिस्ट्री प्लस सिज्म, इनसे मिलकर के बना है ये हिस्ट्रिसिज्म। यह शब्द ऐतिहासिक समय के किसी विशेष दौरान या काल में होने वाले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटनाओं को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो शब्द है ना, वो किसी विशेष इवेंट्स को कवर करता है। इसका उपयोग विशेषकर उन घटनाओं के लिए किया जाता है जिन्होंने भूमिका बदली और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत की। इस शब्द का प्रयोग अक्सर समय, सीमाएं या फिर युगों के विशेष रूपों से चिन्हित करने के लिए किया जाता है जब ऐतिहासिक घटनाएं अथवा परिवर्तन समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन का कारण बनी हो। इसका उदाहरण अगर लें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, रिंगजिन 16 हो गया आपका। ये चीज़ आपके आ गए। इस रूप में अगर देखा जाए तो हिस्ट्रिसिज्म शब्द का उपयोग एक विशेष समय की घटनाओं को बड़े परिवर्तन और उत्कृष्टता के रूप में चिन्हित करने के लिए हो सकता है, जो समाज, राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को कारण बनती है। तो ये आपका है इंग्लिश में आपका। नेक्स्ट आता है आपका एनाटॉमी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की शारीरिक रचना। तो ये क्या होता है इतिहास की शारीरिक रचना? इतिहास की शारीरिक रचना का मतलब यह है कि कैसे इतिहास जानकारी और घटनाएं लिखी जाती है। मतलब कि कैसे हम ऐतिहासिक घटनाओं को और उन जानकारियों को लिखते हैं, संग्रहित करते हैं और इसमें कैसे समय, स्थान और परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है। इसकी शारीरिक रचना कई तरीकों से की जा सकती है, जैसे कि अगर देखें तो समय सीमा, युग और काल कक्षा। समय सीमा मतलब इतिहास की सारी रचना में समय महत्वपूर्ण अंश में से एक समय सीमा होता है। मतलब कि एक टाइम बाउंडिंग होता है कि इस काल से इस काल तक, मतलब इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये घटनाएं हुई थी। ऐतिहासिक घटनाएं और प्रक्रियाएं समय के अनुसार व्यवस्थित की जाती हैं ताकि व्यक्ति और समुदाय उन्हें सही संदर्भ में समझ सके। इतिहास के शरीर मतलब इतिहास की सारी रचनाओं में युगों या काल कक्षाओं का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इसके माध्यम से विशेष काल की विशेषताएं और परिवर्तन का बोध किया जा सकता है। तो ये आपकी क्या होती है? एनाटॉमी ऑफ हिस्ट्री है। इतिहास की क्या है? शारीरिक रचना है। इतिहास की सारी रचना एक योजनात्मक और व्यावसायिक प्रक्रिया होती है जो विशेष समय और स्थान के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखती है। यह विभिन्न विधियों और दृष्टिकोणों का उपयोग करके इतिहास की गहराइयों में जानकारी प्रदान करती है। तो ये आपकी होती है एनाटॉमी ऑफ हिस्ट्री। ये आपका इंग्लिश में है। द टर्म एनाटॉमी ऑफ हिस्ट्री इज metaphorically used it to describe the detailed examination, analysis, and understanding of the various elements that constitute the fabric of historical events and narratives. It implies a through discussion and exploration of a structure, components, and underlying dynamics of history. While anatomy is traditionally associated with the study of the physical structure of the living organism in the context of history, and it is the implied metaphorically to emphasize the detailed scrutiny of historical phenomena.
And here are several aspects that contribute to the metaphorically anatomy of history. For example, chronology, causation, context, historical agents, idea, and beliefs. In essence, the anatomy of history involves a multidimensional exploration of the events, factors, and dynamics that shape the course of human societies over time. And it goes beyond mere chronological accounts to delve into intricate layers and complexities of historical process. And this is the anatomy of the history. So यहाँ पे आपका यूनिट 3 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों को ना ऊपर-ऊपर से पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों को लग रही होंगी क्योंकि ये आपका मैराथन क्लास है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएँगी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को मेन-मेन चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे पढ़ कर के और समझा कर के। और आप लोगों को करना क्या है, तो आप लोगों को लगता है और डिटेल से पढ़नी है, तो आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप मेरे नंबर है 7371975393 इस पे व्हाट्सएप करें, मैं यहाँ से आप लोगों को नोट्स को सेंड कर दूँगा। आप वहाँ से नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम में सही स्कोर कर सकते हो आप। और हाँ यार, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करके और कमेंट्स करके बताना कि वीडियो में आपको क्या पार्ट कौन-सी पार्ट में और अच्छी चीज़ें इम्प्रूवमेंट चाहिए और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ, तो आप लोग क्या करना है इसको सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 बताता है क्या फिलोस्फो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो जानते हैं हम लोग इतिहास के दर्शन में वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी और विषय परकता मतलब सब्जेक्टिविटी इसके विषय में जानकारी। तो ये दोनों एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए इस बात को बताती है। तो सबसे पहले जानेंगे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत यह कहता है कि इतिहास को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर विश्लेषित किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से रंगीन भावनाओं से बचना चाहिए। वस्तुनिष्ठता में इतिहासकार को विवादात्मक रायों, व्यक्तिगत भावनाओं और स्वाभाविक पक्षपातों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इतिहासकार निष्पक्ष और निर्भाषी ढंग से इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करें ताकि पाठक स्वतंत्र रूप से विचार कर सके। वहीं यदि सब्जेक्टिविटी की बात करें तो विषय परकता का तत्व यह है कि हर इतिहासकार का अपना दृष्टिकोण होता है और इतिहास को समझने का तरीका हर किसी के लिए विभिन्न हो सकता है। विषय परकता में इतिहासकार अपने विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को सम्मिलित करके इतिहास को विश्वसनीयता से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इस परंपरा में व्यक्तिगत भावनाएं और स्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं जो इतिहास की व्याख्या को रिच और विविध बना सकती हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इतिहास के दर्शन में वस्तुनिष्ठता और विषय परकता का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठता इतिहास की वैज्ञानिकता को बनाए रखती है और विषय परकता इतिहास को जीवंत, समृद्ध और संवादशील बनाती है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण सिद्धांत इतिहासकारों को योजनात्मक, नैतिक और विचारशील बनाए रखने में मदद करती हैं। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री and universal principles. That objectivity often entails applying universal principles and standards of evidence in historical analysis. It rejects arbitrary or culturally biased interpretation in favor of more universally applicable understanding. So, this is the objectivity and subjectivity of the philosophy of history. Next, determinism and relativism in the philosophy of history. तो नियतिवाद और सापेक्षवाद ये क्या है इतिहास में, तो हम लोग वो जानते हैं। पहले इतिहास के दर्शन में ये नियतिवाद और सापेक्षवाद होता क्या है? तो नियतिवाद और सापेक्षवाद दोनों ही इतिहास के दर्शन में महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और इनका अध्ययन इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो नियतिवाद सीधा कारण के बारे में बात करें, अगर नियतिवाद के बारे में तो सबसे पहले सीधा कारण देखते हैं, डायरेक्ट कॉजेस क्या है इसका। तो डायरेक्ट अगर देखो तो नियतिवाद का सिद्धांत यह कहता है कि इतिहास में हर घटना का एक सीधा कारण होता है और इसमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है। सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित तत्वों के परिणाम होती हैं। वहीं यदि नियतिवाद में क्रमबद्धता की बात करें तो नियतिवाद में इतिहास को
एक नियत स्वरूप में देखा जाता है जिसमें हर घटना एक से बाधित होकर दूसरी घटनाओं की ओर बढ़ती है। नियतिवाद में एक शब्द आता है अज्ञात की प्राथमिकता। इसमें क्या होता है, इसमें भविष्य को पहले से ही निर्धारित करने का प्रयास होता है, जिसमें ज्ञात अज्ञात की प्राथमिकता बनी रहती है। वहीं यदि सापेक्षवाद में बात करें हम, तो अध्ययन की सामाजिक परिपक्वता की अगर इसमें आता है एक शब्द, अध्ययन की सामाजिक परिपक्वता, जिसमें क्या होता है, सापेक्षवाद का सिद्धांत यह कहता है कि इतिहास में घटित हर घटना अपने समय, अपने स्थान, अपने सामाजिक परिपक्वता, पर्याप्तता के संदर्भ में समझी जानी चाहिए। सापेक्षवाद में ही आता है अद्यतित दृष्टिकोण। सापेक्षवाद में ही इतिहास को अद्वितीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिसमें विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुई घटनाओं को समझा जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इतिहास के दर्शन में नियतिवाद और सापेक्षवाद का संगम एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। नियतिवाद नियमितता और क्रमबद्धता को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि सापेक्षवाद समय, स्थान और विभिन्न संस्कृतियों की विविधता को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये दोनों आपका क्या है, रिलेशन बताता है किसके बारे में, डिटर्मिनिज्म एंड रिलेटिविज्म इन द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री। So, in the philosophy of the history, the interplay between the determinism and relativism reflects the ongoing debates about the nature of the historical explanation, causation, and the degree to which historical events are shaped by universal law or contextual factors. Many historians strive to navigate between these perspectives to offer nuanced and comprehensive interpretation of the past. So this is the determinism and relativism in the philosophy of the history. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इन द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास के दर्शन में कारण क्या है? क्वेश्चन का मतलब होता है कारण, कॉजन। तो यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास में, और यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है जो घटनाओं के समझने में मदद करता है। इतिहास कारणों की खोज करके व्यक्ति, समाज, राजनीति और सांस्कृतिक परिवर्तनों के पीछे छिपे लोगों और प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कारण के महत्वपूर्ण पहलू में शामिल हो सकते हैं घटनाओं का सार्थकता, संबंधों की समझ, परिवर्तनता की व्याख्या, व्यक्तियों और समाज के प्रभाव, भविष्य के लिए सीख और इतिहास की विवादास्पद घटनाएं। कारण के माध्यम से ही इतिहासकार अधिक सूचना एकत्र करते हैं और यह समझने में मदद करता है कि हमारा इतिहास कैसे बनता है और हम कैसे इसे सीख सकते हैं। कारणों की समझ से इतिहासकार यह जान सकते हैं कि व्यक्तियों और समाज के नेतृत्व, विचारधारा और संरचना कैसे परिवर्तनशील और परिवर्तन का स्रोत बनते हैं। कारणों का अध्ययन से इतिहासकार सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे विभिन्न कारणों का समावेश करना भविष्य में बेहतर निर्णय और प्रबंधन के लिए मदद कर सकता है। So, causation in the philosophy of the history, what is it? It is a causation play a crucial role in the philosophy of the history, providing a framework of the understanding the relationship between the events and the factors that contribute to historical changes. And the concepts of the constitution helps historians analyze why certain events occurred and how they are connected and what consequences ensued. And here are the aspects of the constitution in the philosophy of the history, like the causal determination, historical explanation, multifactorial causes, and teleology versus contingency, and human agency lack. In a summary, causation is a foundational concept in the philosophy of the history, providing a lens through which historians analyze the dynamics of historical changes and seek to uncover the reason behind the significant events. It involves a nuanced exploration of the relationship between the various factors and the impact on the human agency on the unfolding of the history. नेक्स्ट आपका आता है जनरलाइजेशन इन द फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री। ये सामान्यकरण क्या होता है इतिहास के दर्शन में? तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को सुलझाने के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है। यह विभिन्न घटनाओं और सामाजिक परिवर्तनों को एक सामान्य रूप से समझने का प्रयास करती है और इतिहास के पैटर्नों और नियमों की खोज में मदद कर सकती है। यदि हम बात करें सामान्यकरण के मुख्य पहलुओं को, तो उसमें शामिल होता है सामान्य निरूपकता, सामान्य पैटर्न और नियम, सामाजिक संरचना का अध्ययन। सामान्यकरण में इतिहास की विविधता को कुछ सामान्य सिद्धांतों या नियमों के तहत संगठित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणालियों में समानता और समानांतर विकास की तात्पर्यता पर ध्यान केंद्रित होती है।
सामान्यीकरण में सामाजिक संरचना के अध्ययन से यह समझा जाता है कि विभिन्न समाजों में कैसे सामाजिक और आर्थिक संरचना समान हो सकती है और कैसे ये संरचनाएं विभिन्नता प्रदान करती है। सामान्यीकरण का उपयोग ऐतिहासिक ज्ञान को एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में स्थापित करने में मदद कर सकते हैं और इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी मदद कर सकती है। तो ये हमारा होता है सामान्यीकरण, जो कि इतिहास में शामिल होती है। तो सामान्यीकरण में ही विभिन्न युगों और युगांतरों के बीच सामान्य पैटर्न और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इससे सामयिक और अस्थायी स्थितियों के बीच संबंध की समझ में मदद होती है या मदद मिलती है। So, what is the generalization in the philosophy of the history? So it refers the process of the identifying a patterns, trend, and regularities in historical events and phenomena. It involves extracting broader principles or general principles from a specific instances with the aim of making sense of historical developments and providing insights into the nature of the historical changes. So here are key aspects of the generalization in the philosophy of the history, like identification of the patterns, extraction of the general principles, abstraction from a specific instance, etc. While generation is a valuable tool in the philosophy of the history, it is essential for historians to approach it critically, considering the limitation of general principles and remaining open to the complexity and nonsense of individual historical circumstances. तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यूनिट 4 कंप्लीट होता है। आप लोग को यदि लग रहा हो वीडियो बहुत ज़्यादा बोल जा रहा है, बहुत स्पीड हो रहा है, तो वीडियो को स्लो कर सकते हैं आप। वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं यदि आप लोगों को लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके ही रखना। और आपको यदि नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग क्या करना, मैसेज करना। नंबर है 7371975393। यहाँ से आप लोग को नोट्स और पीडीएफ ये आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए लास्ट यूनिट आपका बचा हुआ है इस क्लास की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है। तो लास्ट यूनिट आपका ये बचा हुआ है, इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आता है ओल्ड मतलब पुरानी, परंपरागत, प्राचीन मतलब ओल्ड ट्रेडिशन, पुरानी परंपरा के बारे में बात कर रहा है। ये प्राचीन इतिहास में ये पुरानी परंपरा क्या होती है। तो प्राचीन इतिहास एक बहुपक्षीय और गहन विषय है जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर की साक्षर और असाक्षर सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन करता है। प्राचीन इतिहास विभिन्न साम्राज्यिक और सांस्कृतिक समृद्धियों का परिचय कराता है जो विभिन्न भूभागों में स्थापित है। लाइक मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र सभ्यता, हेब्रू सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता इत्यादि। प्राचीन इतिहास का अध्ययन हमें मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर की जीवन शैली, उसकी सांस्कृतिक विकास और सामाजिक संगठन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे हम विभिन्न साम्राज्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं को समझ सकते हैं और उनके योगदान को मूल्यांकन कर सकते हैं। So this is the ancient इतिहास or ancient history and old tradition of the ancient history. So इतिहास as an old tradition continue to be rich source of cultural, historical and spiritual knowledges. It plays a crucial role in shaping the world view of society and preserving their collective memory. The interpretation of the itihas may vary across cultures and religious traditions, reflecting the diversity of the perspective of the historical narratives. आगे आता है बुद्धिज्म। ये बुद्धिस्ट हिस्टोलॉजी आपके सिलेबस में है, तो इतिहास में इसके बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे। ये बौद्धिक इतिहास लेखन क्या होती है। तो बौद्धिक इतिहास लेखन बौद्ध धर्म के उत्थान, उसके विकास और विस्तार को विवेचना का क्षेत्र है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन, उनके उपदेश, बौद्धिक संघ का गठन और बौद्ध धर्म के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन होता है। तो बौद्ध इतिहास के प्रमुख धाराएं निम्नलिखित है, जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। उनका जन्म जो था वो 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रपुंज में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में रुमिंदई के निकट कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय के क्षत्रिय कुल के थे। मतलब इनके पिता जो थे वो क्या थे, शाक्य जात के थे।
जन्म के 7वें दिन उनके माता का देहावसान हो जाता है, मतलब उनकी माता की मृत्यु हो जाता है और उनका लालन-पोषण उनकी मौसी करती है जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। उनके माता का नाम महामाया था जो कोसल राजवंश की कन्या थी। उनके पिता का नाम सुधोधन था जो संभवतः कपिलवस्तु के निर्वाचन या निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। गौतम जो थे, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में महावीर की तरह घर से निकल पड़े और 7 वर्षों तक भटकते रहे। उनके बाद 35 वर्ष की उम्र में वो बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावन कहलाने लगे। उसके बाद बुद्ध ने बनारस के नजदीक सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और इसके बाद बुद्ध ने आजीवन अपने उपदेशों का प्रचार करते रहा। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में की कुशीनगर नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका शब्द दिया गया था महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के अगर सिद्धांतों को देखा जाए तो बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य है। यह है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे बोलते हैं दुख निवारक मार्ग, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों में कौन-कौन है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसित होता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना और अत्यधिक कायिक क्लेश से संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। उन्होंने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा मतलब कि मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। जैन तीर्थंकरों की तरह ही बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए आचार संहिता बनाए। इसके मुख्य नियम हैं जैसे पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा का सेवन ना करना, दुराचार से दूर रहना इत्यादि। यदि हम इसके बारे में बात करें और भी चीजें विशिष्टताएं एवं प्रसारण के कारण, तो बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा को नहीं मानता था। न ये ईश्वर को मानता था, न ये आत्मा को मानता था। इस बात को हम भारतीय धर्मों के इतिहास में क्रांति कह सकते हैं। बौद्ध धर्म वैदिक क्षेत्र के बाहर के लोगों को अधिक भाया, मतलब कि अधिक अट्रैक्ट किया और वे लोग सुविधा पूर्वक इस धर्म में दीक्षित भी हुए। मगध के निवासी इसके और तुरंत उन्मुख हुए क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे और मगध आर्यों की पुण्य भूमि आर्यवर्त की सीमा के बाहर पड़ता था। हम लोग भी पाली को अपनाने में भी इसके प्रचार को बल मिला, मतलब कि इनकी भाषा पाली थी और इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, शामिल हुआ इनके संघों में। लेकिन कई बार देखा गया कि धीरे धीरे क्या होता है, पतन की कगार पे चला जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या था? तो ईसा की 12वीं सदी आते-आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो जाता है। इसके मुख्य कारण अगर देखें तो इसमें ब्राह्मण धर्म की वे बुराइयां घुस गई जिनके विरुद्ध उसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। कालांतर में यह उनके कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में फंस गए जिनकी यह निंदा करते थे। बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा, पशुधन की रक्षा पर बल दिया तथा व्यक्तियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गईं और बौद्ध भिक्षु जनसामान्य की भाषा को छोड़ संस्कृत को अपनाने लगे। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा करने लगे और उपासकों को उसे को खूब चढ़ाने लगे। 7वीं सदी के आते-आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गया और उनका कुकर्मों के कारण केंद्र बन गए। मतलब कि यह हुआ कि ये कुकर्मों मतलब इनके गंदे कारण, गंदे आचरण की वजह से ये सेंटर बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने कढ़ाई के साथ निषेध किया था। जिस चीज को गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था, बाद में उसी में गलतफहमी घुस जाती है, कुकर्म घुस जाते हैं। तो कड़ाई के साथ निषेध मतलब कि जिससे वो नहीं मानते थे, वो कहते थे कि इसमें कभी हाथ मत लगाना, वो चीजें उसकी प्रवेश कर जाती है उनके धर्म में, उनके संघों में, जिसकी वजह से धीरे-धीरे क्या होता है, बौद्ध धर्म ह्रास की ओर चला जाता है, समाप्ति की ओर चला जाता है। अपनी अपार संपत्ति के कारण बुद्ध विहार हमलावरों के भी शिकार हुआ और मोटे तौर पर 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपने जन्म स्थल से करीब-करीब लुप्त ही हो चुका था। इनके उपदेयता और प्रभाव ये चीजें यहाँ पे शामिल है आपकी। ये है बौद्ध साहित्य। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध महासंगीति के दौरान उपाली ने विनय पिटक, जो कि बौद्ध संघ की नियमावली है इसमें, का पाठ किया जो उसने बुद्ध से सुना था। आनंद ने इसी महासंगि के दौरान सुत्त पिटक का गायन किया जो धर्म सिद्धांत एवं नीति विषयक मामलों पर बुद्ध के उपदेशों का महान संकलन है। इस प्रकार से यहाँ पे जितने चाहिए हैं वो बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए रचना है आपकी।
फिर आते हैं बौद्ध महासंघी। तो ये बौद्धों के महासंघी तीर्थ थे। मतलब बौद्ध धर्म में 4 महासंगतियाँ हुई थी। पहला हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जो कि राजगीर, जो कि बिहार में है, वहाँ पे हुई थी। दूसरा आपका हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ये वैशाली में हुई थी। तृतीय हुई थी आपकी 250 ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ आपका हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये उनकी बौद्ध संगीतियाँ हैं। ये है फिर आपकी बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय जो कि आपके बाद में बढ़ जाते हैं, जैसे महायान और हीनयान, और फिर उसमें वज्रपान भी आ जाता है, वज्रयान भी आ जाता है। महायान की बात करें तो इसकी स्थापना, महायानों की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायानी लोग बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्हें बुद्ध के अवतार को मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करना आरंभ कर दिया था। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान में फैल गया और वसुमित्रा, अश्वघोष, कनिष्क और नागार्जुन इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। वहीं हीनयान की बात करें तो जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, उन्हें ही हम हीनयानी कहते हैं। इसके अगर क्षेत्र देखें तो अभी ये फैला हुआ है, वो श्रीलंका, बर्मा, शाम, जावा आदि देशों में इसके संप्रदाय के लोग हैं। एक संप्रदाय आता है वज्रयान, जो कि 7वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आ गया, जिसे वज्रयान कहते हैं। और इस संप्रदाय के अनुयायियों ने बुद्ध को अलौकिक सिद्धांतों वाला पुरुष माना। इसमें मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता थी। एक आपका सिलेबस का ही पार्ट है आपका, वो सिलेबस का पार्ट है जैन। तो जैनों को हम देखते हैं। तो अब हम जानते हैं जैनों के बारे में। ये मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, तो क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार, ठीक है? और जो जैन वाला बच गया उसका मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ लिंक करके भेज दूँगा, जो आप लोगों को चाहिए पीडीएफ, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो लाइक करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैराथन लेके आऊँगा। ऐसा इसलिए हमने यहाँ पे वीडियो का स्पीड बनाया, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और लंबा ज़्यादा वीडियो होने पर आप लोग को मज़ा नहीं आता। क्योंकि कम समय में यदि आप लोग को अधिक चीज़ें देखनी है तो आप लोग को स्पीड में थोड़ा-सा देखनी पड़ती है, क्योंकि मेन चीज़ आप लोग को है यहाँ पे पढ़ना। पढ़ के वो सारी चीज़ें कवर करना और उसको जाके एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना। तो यही कारण था कि हमें वीडियो में स्पीड बात की आप लोगों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश किया, जो मेन मुद्दा था हमने उसी को समझाया आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आपका काम क्या है? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को। थैंक यू।